हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप साथियों, सभी स्वागत एस्पिरेंट है का आप सभी आइकॉनिक एस्पिरेंट्स का एस्पिरेंट्स पे। इस आइकॉनिक साथियों, आज हम एस्पिरेंट्स लोग पे। बहुत ही साथियों, कैसे हैं आप इम्पोर्टेंट लोग? आज का आशा करता क्लास हूँ कि होगा आप सभी आप अच्छे सभी होंगे। के लिए। और आज तो आपके आज लिए हम लोग लेकर आए बात करने वाले हैं यहाँ पे वाद्य यंत्र एवं वादक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। लैंग्वेज का साथियों, ये पेपर आज है, का जो आप क्लास सभी है को पता बहुत ही होगा। इम्पोर्टेंट क्लास इस है, लैंग्वेज तो के आप लोग पेपर को पूरा साथियों ध्यान से इस आपके क्लास लिए को लेकर सुनिएगा। आए हैं। ठीक है, सबसे बहुत ही बेहतर इम्पोर्टेंट क्लास है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बात की जाए और तो आपका इसका पीडीएफ आप अंग्रेजी सभी और को हिंदी टेलीग्राम दोनों चैनल पे मिल जाएगा। लैंग्वेज कौन जनरल सा क्वेश्चन पेपर लो जनरल लो रीजनिंग, लो मॉडल पगला क्वेश्चन पगला पेपर, केस अभी सीरीज और दिलवा है। डिस्कशन सब कुछ होने वाला है। अगर बात की जाए कि पेपर 1 में आपको अगर पैटर्न थोड़ा सा बता दें तो 2 मिनट आप थोड़ा सा पैटर्न को समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 में 2 भाग होंगे, आप सबको पता होगा। भाग 1 जो कि अंग्रेजी होगा, इंग्लिश, कितने क्वेश्चन, 25 मार्क्स के 25 प्रश्न होंगे। हिंदी जो कि पेपर 1 का भाग 2 होगा, इसमें 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चन होंगे, कुल 100 अंक के प्रश्न होंगे। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर बता दें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको यह जो लैंग्वेज वाला पेपर होगा यह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसी को ध्यान में रखकर, इसी को क्रम में अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम सभी पेपर 1 का तैयारी करने वाले हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, यहाँ पे सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, सब कुछ होगा। और आपका साथियों जो सामान्य अध्ययन का क्लास चल रहा है वो भी चल रहा है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार विजिट किया कीजिए। तो आप सभी से आज पहला अगर बात की जाए साथियों, तो आज पहला आपका टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें पेपर 1 का पार्ट 1 सबसे पहले आपका इंग्लिश दिया गया है, और पेपर 1 का पार्ट 2 जो है वो आपका हिंदी दिया गया है। तो हिंदी का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे पहले हिंदी पे फोकस करेंगे। ठीक है, लास्ट में आपका इंग्लिश करेंगे, पहले हिंदी पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। ठीक है, क्लास को पूरा देखिएगा ज़रूर से, आप सभी से विनती करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका प्रश्न नंबर हिंदी का पहला जो प्रश्न है यहाँ पे क्या हो रहा है, मस्तर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो मस्तर शब्द का तद्भव होगा वह क्या होगा, तो आपका बी ऑप्शन नंबर ए मच्छर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ ले कि मछली का तद्भव रूप क्या होगा, तो यह भी याद रखिएगा कि मछली का तद्भव रूप आपका होगा साथियों मत्स्य। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीत का क्या होगा, तो मीत का मित्र होगा, और मक्खी का आपका होगा साथियों मच्छी का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन में मानकर चलिए मत्सर का जगह पे आपको मछली या फिर मीत या फिर मक्खी इस प्रकार से दे दे, तो आप इसको भी सही कीजिएगा। उसके पश्चात अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है 3 में न 13 में। साथियों, यह जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा, और आपको पता होगा कि यह जो लोकोक्ति है काफ़ी पुराना लोकोक्ति है, काफ़ी फेमस लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है साथियों आपका, याद रखिएगा, नगण्य होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पर उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। साथियों, प्रादेशिक शब्द में आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या आ रहा है, तो प्रादेशिक, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, इक जो है यह सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के किसके द्वारा भाषांतरित की गई है। तो याद रखिएगा साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती के द्वारा साथियों मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का क्या किया गया है, तो भाषांतरित किया गया है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ा सा यहाँ क्लियर होने दीजिए। कह रहा है साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चंदायन किस भाषा का काव्य है। चंदायन किस भाषा का काव्य है साथियों, यहाँ पे आपको जूम कर देते हैं तो याद रखिएगा साथियों, चंदायन जो है यह आपका अवधी भाषा का क्या है, काव्य है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए चंदायन के बारे में, तो थोड़ा यहाँ पे याद रखिएगा साथियों कि चंदायन पुस्तक की रचना मुल्ला दाऊद द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, चंदायन पुस्तक की, तो मुल्ला दाऊद के द्वारा की गई है। और कब की गई है, 14वीं शताब्दी के समय में की गई थी, इसको याद रखिएगा। बात की जाए आगे, तो नेक्स्ट प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। कहता है यहाँ पे कि पानी पड़ात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो
पग धोए इनमें से कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। ठीक है, तो साथियों इनमें से जो अलंकार है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका अतिशयोक्ति जो है यह आपका अलंकार है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो थोड़ा सा और भी आप लोग याद रखिएगा कि शोभा कारक पदार्थ को अलंकार कहते हैं। ठीक है, और शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं साथियों, तो अलंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि साथियों हार्दिक स्वागत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। साथियों याद रखिएगा, ये आपका जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए संबोधन करना। आप सभी लोग मेरा वीडियो का स्टार्टिंग में देखते होंगे कि हम भी बोलते हैं साथियों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, इस प्रकार से हम भी कुछ बोलते हैं। तो साथियों इसका जो क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम आपको संबोधन कर रहे हैं, हम आपको अपने चैनल पे क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो याद रखेंगे इनमें से कौन सा शब्द अगुआ का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो अगुआ का पर्यायवाची शब्द जो है वह नहीं कह रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका धनाढ्य जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगुआ को हम सभी लोग जानते होंगे, अगुआ किसे कहा जाता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो 100% अगुआ का मतलब जानते होंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे साथियों अगुआ को क्या कहा जाता है, मुखिया भी कहा जाता है, सरदार भी कहा जाता है, अग्रणी भी कहा जाता है, और ख़ास करके सबसे बात कि अगुआ को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो यह भी याद रखिएगा कि अगुआ को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, विवाह संबंध ठीक कराने वाला व्यक्ति को भी हम लोग अगुआ कहते हैं। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। साथियों अभ्युदय का जो संधि विच्छेद है वह क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या हो गया, अभि प्लस उदय जो है यह क्या है, तो अभ्युदय का संधि विच्छेद है, याद रखिएगा। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और बात की जाए कि संधि विच्छेद कहते किसको हैं, तो यह भी याद रखिएगा साथियों कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि विच्छेद कहते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ कह रहा है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है कह रहा है। तो याद रखेंगे साथियों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मगही जो भाषा है यह क्या है, तो यह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, याद रखेगा। और बात की जाए साथियों इसके बारे में कि भारतीय संविधान के जो 8वीं अनुसूची में है या कितने भाषाएं इसमें सम्मिलित हैं, तो याद रखिएगा इसमें कुल कितने भाषा हैं, तो 22 भाषाएं हैं साथियों, इसको याद रखिएगा। और इसमें अपने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा राज्य भाषा की दर्जा दी गई है, यह भी कथन आप लोग याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कहता है साथियों कि गांव वाले ने मिलकर यह काम पूरा किया है। इस वाक्य में मिलकर जो है यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। देखिए आपसे इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए। इसी मेरा उद्देश्य है कि आप लोग इसी तरह से चीज़ों को समझिए और अपने आने वाले एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, याद रखिएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा साथियों मिलकर जो आने का जो है बात यहाँ पे मिलकर जो है यह क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और बात की जाए साथियों कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की, तो इसके 7 भेद हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके कितने भेद हैं, तो 7 भेद हैं, याद रखिएगा। आपसे ये सभी चीज़ पूछे जा सकते हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है और याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो अभिव्यय समास हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। कौन सा समास हो जाएगा, याद रखेंगे आपका अभिव्यय समास हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सब लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था। साथियों कवियत्री अनामिका के जो पिता का नाम था वह क्या था, तो याद रखिएगा साथियों श्यामानंद किशोर था उनका नाम। ठीक है, किनका नाम, तो
कावित्री अनामिका के पिताजी का नाम श्यामानंद किशोर था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। साथियों, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है तो याद रखेंगे जिनका उच्चारण स्वर्णों के वर्णों की सहायता से किया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे साथियों व्यंजन कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि जो व्यंजन है, व्यंजन का वर्णों का उच्चारण स्वरों का सहायता के बिना नहीं हो सकता है। इस बात को याद रखेगा। और यह भी याद रखेगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं हो वे क्या कहलाते हैं, तो वह स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में साथियों कुल 11 स्वर है, यह भी याद रखिएगा। कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर है। ठीक है, इस सभी चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी के सभी प्रश्न हैं। कहता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। साथियों, हिंदी में जो सर्वनाम हैं कितने हैं, तो 11 सर्वनाम है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूछ देगा इसमें से कि क्या मैं जो है यह सर्वनाम है, तो बिल्कुल ये सर्वनाम है साथियों। क्या तू जो है यह तू क्या है, तो यह सर्वनाम है, बिल्कुल सर्वनाम है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। हम बता देते हैं आपको, आप लोग याद रखिएगा कि 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। साथियों, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, ये सभी जो है कोई, कुछ, कौन और क्या, ये सभी जितने के जितने हैं यह क्या है आपका, तो सर्वनाम है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपका कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। अव्यय जो है साथियों इसके लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये क्या है, अविकारी है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, याद रखिएगा। अगर बात की जाए अव्यय के बारे में तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि अव्यय वह शब्द है जिसका रूप हमेशा स्थिर होता है और किसी भी अवस्था में यह नहीं बदलता है, उसको अव्यय कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, आप सब पूछ सकता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और अव्यय के साथियों यह भी याद रखेंगे कि इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध व बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप सब लोग याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सब लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, तो वर्षा जो है साथियों यह क्या है, तो तत्सम शब्द है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, वर्षा का मतलब होता है बरसात, इसको याद रखेंगे साथियों, आप सबसे पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है। साथियों, यह कथन जो है यह किनका कथन है, तो याद रखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किनका कथन है साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, याद रखेगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्होंने आचार्य की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। इनको आचार्य का उपाधि मिला था। तो यह बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है साथियों, याद रखेगा। हिंदी में आपसे कभी भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेगा। आज बात करें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है। ठीक है साथियों, इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अन। ठीक है, कौन सा है, अन है। नयन का जो प्रत्यय होगा क्या होगा, न य न, अन हो रहा है साथियों, अन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग चेक कीजिएगा, बिल्कुल सही कर लीजिएगा। देखिए, हिंदी व्याकरण ज़्यादा हार्ड नहीं है साथियों। हिंदी व्याकरण बस होना चाहिए ये कि आप ढंग से पढ़ें। हिंदी व्याकरण बहुत ही अच्छा है और इसमें ही आप 30% स्कोर कर लेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए साथियों आपसे नयन का संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया जाए तो यह भी याद रखिएगा कि ने जोड़ अन जो होगा साथियों, ने प्लस अन जो होगा यह क्या होगा, तो नयन का संधि विच्छेद होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता है इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। साथियों, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे, तो याद रखेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसको याद रखेगा, कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे साथियों। इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा सरस्वती पत्रिका के बारे में कि साथियों हिंदी की पहली मासिक पत्रिका सरस्वती पत्रिका थी, जो कि 1900 ईस्वी में किनके द्वारा यह
स्थापित की गई थी, तो याद रखेंगे उनका नाम साथियों क्या हो जाएगा आपका, चिंतामणि घोष। ठीक है, लिख लीजिएगा कहीं पे, चिंतामणि घोष के द्वारा यह पत्रिका क्या की गई थी, इस पत्रिका की स्थापना की गई थी। और साथियों उसके बाद क्या होता है, तो 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी सरस्वती पत्रिका क्या करते हैं, तो संपादक करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है। साथियों उष्म व्यंजन कौन है, तो आपका ऑप्शन ए जो है यह क्या है, उष्म व्यंजन है, याद रखिएगा। ठीक है, उष्ण व्यंजन का उच्चारण संघर्ण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है, यह भी याद रखिएगा। और उष्ण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो ये 4 है। कौन कौन है, ये लिख लीजिएगा साथियों, तलावी सा है, मूर्धन्य सा है, दंती सा है, और आपका क्या है, है। ठीक है, ये चारों के चारों क्या हैं, आपसे पूछ दिया जाए कि ये चारों जो हैं ये क्या हैं, तो आप लोग याद रखेंगे चारों जो हैं उष्म व्यंजन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, इनमें से अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है साथियों कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा है साथियों, कुछ। जो ऑप्शन नंबर ए है कुछ, यह क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो याद रखेगा साथियों, किसी को बुलाओ, यहाँ किसी अनिश्चितवाचक सर्वनाम का क्या है, पता नहीं चलता है, इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से उर्दू के उपसर्ग के से बना शब्द कौन सा है। साथियों आपका जो उर्दू उपसर्ग से बना शब्द है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुशबू। खुशबू जो साथियों है यह क्या है, तो यह उर्दू भाषा का ही लिया गया शब्द है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, खुशबू। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप लोग चीज़ों को समझिए और अपने एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है साथियों नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा था। साथ ही याद रखेंगे किसने कहा था, तो श्याम सुंदर दास ने कहा था। क्या कहा था, तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है, इन्होंने स्वर्ण युग कहा है, स्वर्ण काल किसने कहा है, तो याद रखिएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं यह क्या कहते हैं साथियों, तो यह हिंदी साहित्य को स्वर्ण काल कहते हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा, यह युग कहे हैं यह काल कहे हैं, तो यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है इनमें से त्रिप्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। त्रिप्रत्यय से बना शब्द जो है वह आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों इसका क्या हो जाएगा, प्रीति भक्ति जो है यह आपका क्या है, त्रिप्रत्यय से बना है। प्रीति, यहाँ पे क्या है, प्रीति निकल रहा है ना, तो यहाँ से आप लोग को साथियों क्या है, प्रीति भक्ति। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्यय क्या है, प्रत्यय जो आप लास्ट में कोई भी शब्द को, कोई भी वाक्य, सॉरी साथियों, कोई भी शब्द को अगर बोलते हैं तो लास्ट में जो आपके कंठ से निकलता है, जो आपके दांतों के बीच से जीभों से निकलता है, वही आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की कि अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभी जोड़ सेक क्या है, अभिषेक का संधि विच्छेद है। इस बातों को आप सब लोग याद रखिएगा और यह भी याद रखिएगा कि अभिषेक जो है यह शब्द में क्या है, व्यंजन संधि है, यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात की जाए तो कहता है वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इनमें से कारक जो है वह कौन सा है। साथियों इसमें से जो कारक है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों डी जो है, करण जो है साथियों यह क्या है, आपका कारक है। इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए साथियों तो याद रखेंगे आपका कि जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कारक कहते हैं, याद रखिएगा। उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा को कारण या कारक कहते हैं। इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो साथ ही नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है,
अकर्मक क्रिया है, पूछ रहा है आपसे। साथ ही याद रखेंगे अकर्मक क्रिया जो है वो क्या है, तो श्याम हंसता है जो है यह क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अकर्मक क्रिया क्या होता है समझेंगे साथियों। यहाँ पे आप जिस क्रिया के वाक्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है साथियों उसको क्या कहते हैं, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग डिफरेंसेस को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेरा प्रयास यही है कि आपको एक प्रश्नों के बदले अनेक प्रश्न बताना, ताकि इससे मिलता जुलता भी अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, आपके पेपर में आता है, तो आप सही कर लीजिए। यह मेरा प्रयास बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए साथियों तो कहता है शिवालय में कौन सा समास है। साथ ही जो शिवालय में आपका समास है कौन है, तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं जो है यह शब्द में कौन सा विशेषण है। साथियों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संख्यावाचक समास। ठीक है साथियों, याद रखिएगा संख्यावाचक हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ 10वीं की बात की जा रही है साथियों। तो 10वीं क्या है, एक संख्या है। 10 क्या है, एक संख्या है। इस प्रकार से आप बिना पढ़े भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, याद रखिएगा। बात अगर की जाए साथियों तो आपको कुल मिलाकर हम इतना कहेंगे कि व्याकरण पे अगर पकड़ बनाना है तो आप सारे के सारे व्याकरण को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रत्यय, अप्रत्यय साथियों ये सभी को पढ़ लीजिए, समास, ये सभी चीज़ को पढ़ लीजिए। आप हिंदी में साथियों 30% आपको लाना है, लेकिन आप यकीन मानिए आप इससे अधिक स्कोर कर लेंगे, और ज़्यादा इसमें लाना नहीं है क्योंकि यहाँ से टॉपर नहीं बन जाएगा आप, यह भी बात आप लोग सोच के चलिएगा। इसलिए अगर आप मान कर चलिए साथियों 100 मार्क्स में अगर साथियों आप 30 नंबर भी लाते हैं तो अभी आपका कॉपी क्वालिफाई होगा, आप क्वालिफाई होंगे, आपका कॉपी चेक होगा। और जो विद्यार्थी इसमें 70 मार्क्स लाते हैं उनका भी क्वालिफाइंग निश्चित है और उनका भी कॉपी चेक ही होगा। तो इसमें प्रयास यही कीजिएगा कि बस क्वालिफाई करना है, इसमें विद्वान नहीं बनना है, हम बता दिए हैं आपको। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, यहाँ पे आपका 56 है, कहता है इनमें से साकेत के रचयिता कौन हैं। साथियों साकेत के जो रचयिता हैं वह कौन है, तो याद रखिएगा आपका मैथिली शरण गुप्ता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्ता को प्रथम राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो यह भी याद रखिएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा डैश देकर साथियों, आपसे अलग अलग ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ देगा कि साथियों इनमें से बताइए किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उनको दिया गया दर्जा, तो याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्ता को। मैथिली शरण गुप्ता द्वारा कई पुस्तकें की रचना की गई है, जिसमें अगर बात की जाए तो जय त्रथ है, और आपका पंचवटी है, यशोधरा है, साकेत है, भारत भारती, ये सभी हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है अंधा युग इनमें से किस विद्या की पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गीति नाट्य का। किसका है साथियों, तो याद रखेंगे अंधा युग जो है यह किसका पुस्तक है, तो याद रखेंगे गीति नाट्य विद्या की पुस्तक है, जो कि साथियों अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। अगर बात की जाए इसके बारे में तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि अंधा युग की रचयिता कौन है, या फिर आपसे पूछते कि अंधा युग की रचना धर्मवीर भारती ने की थी, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, किसने की थी, तो धर्मवीर भारती ने की थी। कब प्रकाशित हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। और अंधा युग का कथानक महाभारत के 18वें दिन से क्या है साथियों, 18वें दिन से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक के क्षण पर आधारित है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम सब कुछ आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न में तो कहता है इनमें से कौन सा शब्द
पुल्लिंग है। साथ ही याद रखेंगे इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों धनिया जो है यह क्या है, तो धनिया एक पुल्लिंग है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, धनिया क्या है, तो धनिया पुल्लिंग है साथियों, इसको याद रखिएगा। पुल्लिंग का अर्थ होता है शब्द की जाति। ठीक है, पुल्लिंग का अर्थ शब्द की जाति होता है, इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा भी जा सकता है। संज्ञा से बात की जाए कि संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको लिंग कहते हैं। आपका साथियों व्याकरण में यह लिंग भी एक चैप्टर है, तो इसको भी आप सभी को पढ़ना होगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। साथ ही पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा आपका बघेली जो है साथियों यह क्या है, तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात की जाए अगर साथियों इसके बारे में, तो याद रखिएगा जो बघेली है यह पूर्वी हिंदी क्या है साथियों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली बोली जाती है, इसको याद रखिएगा। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 शाखाएं आती है, इसमें आपका कौन कौन आएगा, तो अवधी आएगा, बघेली आएगा और छत्तीसगढ़ी आएगा। ठीक है, तो ये सभी भाषाओं पे आप लोग पकड़ बनाए रखेंगे। साथ ही अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न के, तो कहता है नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। साथ ही इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है जरा आप लोग बताते चलिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब हो जाएगा कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम सब। तो कहता है जो पढ़ा न गया हो उसे उसको क्या कहते हैं साथियों, या फिर इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो उसको क्या कहेंगे, तो याद रखिएगा उसको हम कहते हैं क्या साथियों, तो उसको कहते हैं अपठित। क्या कहते हैं, अपठित कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम क्या कहते हैं, तो आस्तिक कहते हैं। और जो पढ़ने योग्य नहीं हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको साथियों अपढ़िए क्या कहते हैं, अपठनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपठनीय कहते हैं। ठीक है, और यह भी याद रखिएगा कि जो कार्य करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं साथियों, याद रखिएगा दुष्कर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दुष्कर कहते हैं। तो इस प्रकार से साथी आप लोग याद रखिएगा, सारे चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे प्रश्न। बात की जाए यहाँ ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी जो है या किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ भी आपसे दिया जा सकता है। मतलब आप व्याकरण को थोड़ा लेवल में पढ़िएगा और ढंग से पढ़िएगा, तो आप बार बार हम बोल रहे हैं आप 100% स्कोर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या, तो परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा, याद रखेंगे। कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो परिमाण वाचक विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात की जाए परिमाण वाचक विशेषण की, तो इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद। पहला जो है साथियों यह है आपका प्रत्याबोधी, प्रत्यातिबोधिक है, तुलना बोध है और क्रम बोध है, अत्यधिक बोध है और न्यूनता बोध है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना होगा। तो ये सारे के सारे आप लोग याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट प्रश्न आपसे कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। साथ ही इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वह आपका कौन सा है, तो रचना जो है साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रचना जो है यह क्या है आपका, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लिंग शब्द संस्कृति भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या फिर निशान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है अनामिका के रचनाकार कौन है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट हम आपको यह वाला प्रश्न पीछे ऊपर के स्लाइड में करवाए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि इसको आप सही कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा साथियों इसका क्या किया गया है, तो रचना किया गया है। किसका, अनामिका का। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए साथियों निराला जी के बारे में, तो निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ याद रखिएगा आप सब, जिसमें परिमल आता है, गीतिका आता है, अपरा आता है, स्मृति आता है, अर्चना है और
क्या है, तो आराधना है। ये सभी किनकी रचनाएं हैं, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी का रचना है। ठीक है, बात की जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। सुप्त का विलोम शब्द याद रखिएगा आपका क्या होगा, तो आपका साथियों हो जाएगा जागृत। क्या हो जाएगा, जागृत। बात की जाए अगर इसके बारे में, तो यह भी याद रखेगा साथियों कि बिच्छू का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो बिच्छू का जो विलोम शब्द होगा अबिच्छू हो जाएगा। ठीक है, अबिच्छुद हो जाएगा, सॉरी अबिच्छुब्ध हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए साथियों कि सुस्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा सुस्त का विलोम शब्द आपका चुस्त हो जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए साथियों कि सभ्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो असभ्य होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है क्या इस निरहित की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। यह किस प्रकार का वाक्य है। क्या इस निरहित की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है। इस वाक्य का जो वाक्य है, इस वाक्य में साथियों किस प्रकार का यह वाक्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है साथियों, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है ना, यह क्या पूछा जा रहा है, क्या इस निरहित की रक्षा करने वाला कोई है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह क्या हो गया, आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है इनमें से कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराक्रम का पर्यायवाची जो शब्द होगा यह कौन सा होगा, और यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा आपका साथियों गरिमा जो है यह पराक्रम का क्या है, तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसको याद रखिएगा। पराक्रम का अन्य पर्यायवाची शब्द अगर बात की जाए साथियों, तो याद रखिएगा पराक्रम का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बल हो जाएगा, वीरता हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये गरिमा नहीं होगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है, कई वर्षों के बाद मुलाकात हो रहा है, तो वही कथन यहाँ पे है साथियों। अब बताइए कि ये जो बहुत सारे लोग हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, कोई कोई लोग तो बोलते हैं, तो यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, ये बताना है आप सभी को। तो याद रखेगा यह जो साथियों कथन है वह क्या है, तो याद रखेंगे यह जो कथन है साथियों यह आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसको याद रखेगा। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर बात की जाए साथियों कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, तो साथ याद रखिएगा कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का बोध होता है। किसका बोध होता है, समय का बोध होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे समय का ही बोध हो रहा है ना, कह रहा है आपसे अरसे के बाद मिला, मतलब कई वर्षों के बाद मिला गया है, तो यहाँ क्या कहता है, समय का बात करा जा रहा है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो कहता है धनानंद किस धारा के कवि है। साथियों याद रखेगा धनानंद जो थे वह किस धारा के कवि थे, तो याद रखेगा रीति मुक्त धारा के कवि थे, आपसे पूछा जाएगा। धनानंद के नाम से लगभग 4000 की संख्या में कवित्व और सवये मिलते हैं। ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे। इनके सर्वाधिक लोकप्रिय रचना अगर पूछा जाए आपसे, तो याद रखेगा सुजान हित है। कौन सा है साथियों, धनानंद की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सा है, तो सुजान हित है, याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है। साथियों याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो याद रखिएगा भय है। ठीक है, भयानक का अस्थाई भाव जो है वह क्या है, तो भय है। और याद रखिएगा साथियों यह भी कि अलौकिक आनंद स्वरूप को रस की संज्ञा दी गई है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न में, तो कहता है भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द आपसे बहुत दबा कर पूछा गया है, तो आप लोग इसको बहुत पढ़िएगा। तद्भव पढ़िएगा, समास पढ़िएगा, विशेषण पढ़िएगा, ये सभी को आप लोग दबा कर पढ़िएगा। अगर आप सबका फीडबैक अच्छा रहा, आप लोग कमेंट में अगर बोलेंगे, तो हम आपको ग्रामर का पूरा विश्लेषण करवाएंगे, पूरा क्लास ग्रामर का भी ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना बात को हमारे पास जरूर रखिएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। चलिए बात की जाए, अगर ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो भौरा जो है साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? भौरा। ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भाग में बांटा गया है साथियों, 4 भेदों में या फिर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो सबसे पहला है, लिख लीजिएगा, तत्सम है, उसके बाद तद्भव है, देशज है और आपका विदेशज है। ये चारों हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? साथ ही याद रखिएगा, यह जो आपका है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो साथियों ऑप्शन डी, सामान्य भूत का बोध करा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल का बोध करा रहा है और काल क्रिया का स्वरूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय अथवा उसकी पूर्ण या फिर अपूर्णता का भी बोध कराता हो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे चीज़ों को, हमारे बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जिससे क्रिया करने की क्या होती है साथियों? समाप्ति का बोध होता है और उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यह भी याद रखिएगा। भूतकाल के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन? सामान्य भूत, आसान्य भूत और आपका पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संगीत भूत और साथियों हेतु भद भूत। ये सभी को आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न में कहता है इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बसती है, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस पंक्तियों में जो अलंकार है वह अलंकार आपका छुपा हुआ अलंकार है और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो अनुप्रास अलंकार जो है राइट आंसर है। ठीक है, अनुप्रास जो अलंकार है साथियों यह राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। अगर बात की जाए यह अनुप्रास अलंकार के बारे में तो याद रखिएगा, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होती है। ठीक है, आवृत्ति का अर्थ हो गया आपका दोहराना। ठीक है, क्या हो गया? दोहराना। चलिए, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों विलास जो है यह क्या है? तो विलास जो विहंग शब्द का अर्थ नहीं है। विहंग का अर्थ अन्य अगर पर्यायवाची शब्द आप जानना चाहें तो यह भी याद रखिएगा, विहंग का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो याद रखिएगा इसका पर्यायवाची होगा अनपढ़ या फिर ठग, चिड़िया, गजर, पखेरु, ये सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पंक्ति है, याद रखेंगे। इस पंक्ति का जो अगर कहा जाए तो याद रखिएगा इस पंक्ति के क्या पूछ रहा है हमसे? तो उस युक्ति किस संत कवि की है यह बताना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह जो लाइन है, यह जो युक्ति है किस संत कवि का है यह आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसका? तो रेदास का हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या उक्ति या फिर कह सकते हैं यह पंक्ति किसका है? तो संत कवि रैदास का है, याद रखेगा। अगर बात की जाए रैदास रामानंद के शिष्य थे, यह भी याद रखेगा, और रैदास चमार जाति से संबंधित थे। ठीक हो, याद रखिएगा साथियों। इनको रविदास के नाम से जाना जाता है साथियों समाज में, तो यह भी याद रखेगा आप लोग पूरी तरह से। ठीक है, बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है, क्या कहता है? कहता है साथियों चोर वहां दीवार के पास खड़ा है। साथियों चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, हम लोग कभी कभी अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के बात को बोल देते हैं ना, चोर वहाँ खड़ा था, पुलिस वहाँ खड़ा था, वह व्यक्ति वहाँ खड़ा था। तो यह जो है यह हम सब दैनिक जीवन में जो बोल रहे हैं यह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो याद रखिएगा साथियों, यह जो क्रिया विशेषण है वह आपका किस प्रकार का है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि चोर जो है वह वहाँ दीवार के पास खड़ा था, मतलब किसी स्थान का बताया जा रहा है नाम। ठीक है, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात की जाए अगर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जो प्रश्न है कह रहा है यहाँ पे कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अशोक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक सेकेंड, कह रहा है अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क। ठीक है, अघोष जो है अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा हो गया? तो आपका क हो गया, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो यह भी याद रखेंगे कि अघोष अल्प प्राण का जो उदाहरण है क है, और नाक की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में
क्या आता है, तो स्वरात्रि संकृत होती है वे घोष और उनमें ऐसी झुंकियाँ नहीं रहती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यह परेशानी कर रहा होगा, थोड़ा सा यह आपको समझ में क्लियर वाइज नहीं आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे हम एक सेकंड फिर से थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जिसके उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसमें हकार जैसी ध्वनि निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि कोई क्या निकल रहा है, कोई आवाज़ निकल रहा है, तो वो आवाज़ पूर्ण तरह से नहीं निकलता है, वो लड़खड़ा के निकलता है, वह अधूरा निकलता है, उसको कहा जा रहा है। ठीक है, इसको आसान शब्द में हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। कह रहा है आंसू कविता के कवि कौन थे। आंसू कविता के जो कवि हैं वह कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आंसू कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तकें की अगर बात की जाए तो महाराणा का महत्व है, चित्रधार है, झरना लहर है और आपका कान कुसुम है, ये सभी महत्वपूर्ण इनका द्वारा लिखे गए हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अरे हे ए ओ इत्यादि इनमें से किस प्रकार के अव्यय हैं। अरे हे अरे हे ए ओ इत्यादि जो हैं ये सभी जो हैं इनमें से किस प्रकार का अव्यय है, तो याद रखिएगा ये सभी जो हैं या किस प्रकार के अव्यय हैं, तो ये जितने भी हैं यह आपका आश्चर्यबोधक अव्यय हैं। हम लोग कभी कभी कहते हैं अरे हे ए, इस प्रकार से हम लोग के मुंह से निकलता है, तो क्या है, यह जब आश्चर्य किसी चीज़ को लेकर होते हैं तब ऐसे बात को, ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट बात की जाए तो कहता है लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का क्या करता है, काल का बोध कराता है। लता मंगेशकर गाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, याद रखेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान की। ठीक है, गाती है मतलब गा ही रही है, ठीक है, गाती थी नहीं कह रहा है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका वर्तमान हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कि वर्तमान काल के भेद कितने हैं, तो इसके भी 5 भेद हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ये सभी आपका क्या है, तो वर्तमान के भेद हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम में जो समास है वह कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है, पूर्व पद तथा याद रखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देश प्रेम, देश को प्रेम करने वाला जो है वह क्या हो गया, तो तत्पुरुष समास हो गया, याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शुद्ध है, तो याद रखिएगा, इसका राइट हो जाएगा आपका जो चिन्ह है वह इस प्रकार से चिन्ह को लिखा जाता है, याद रखिएगा। बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में वचन जो है यह आपका कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक वचन और बहुवचन, ये चीज़ आप लोग बेसिक है, याद रखेगा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वह कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा कौन सा, तो यह जो है यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्दों से किसी दूर या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, घटना, व्यापार या की निश्चित का जिक्र कराता हो उसको हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, याद रखिएगा। अब पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह आपका हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं। यह क्या है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, याद रखिएगा, ठीक है, यह बिल्कुल शुद्ध है, इसको याद रखिएगा। ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। ठीक है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा खग पक्षी वायु में क्या होता है, उड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है,
चलिए बात की जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कहते हैं यहाँ हंसुए के व्यास में खुरपे का गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कहना कहावत है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई लोग इसको कहावत को जानते होंगे। कह रहा है हंसुए के व्याह में खुरपे का गीत, इस प्रकार के लोकोक्ति है, कहावत है। इस कहावत का मतलब क्या होगा। इस कहावत का मतलब हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है, असंगत बातें करना। क्या करना, असंगत बातें करना, इसका कहावत का मतलब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो कहता है बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह है कौन सा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्ता कारक है। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो यह क्या कर रहा है, बालक पुस्तक को पढ़ने का कोशिश कर रहा है, पढ़ रहा है। अब कुछ यहाँ पे आपका गद्यांश है, तो इस गद्यांश को आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे कुछ इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस गद्यांश से, ठीक है। आपको हिंदी में गद्यांश देखने को मिलेगा, इंग्लिश में पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है, जिससे आपको उसी पैसेज उसी गद्यांश में से क्या होगा, आपको उत्तर को ढूंढना होता है, उसको गद्यांश कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रेमचंद अपने साहित्यिक में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रों के माध्यम से, ठीक है। प्रेमचंद अपने साहित्य में स्व की अभिव्यक्ति करते हैं पत्रों के माध्यम से, और प्रेमचंद के साहित्य में पात्र का ही योगदान सर्वोच्च होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शक्ति अनचिन्हित रह गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो आचरण की, क्या रह गया है, तो आचरण का जो अर्थ था, याद रखिएगा, आलोचकों के द्वारा प्रेमचंद के आचरण की शक्ति अचिन्हित रह गई है, इसको याद रखिएगा। प्रेमचंद का कला विषय कर्त सिद्धांत था किस पर, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कला नैतिकता के लिए उनका सिद्धांत था, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसकी छाप रहती है, तो इसका आपका व्यक्तित्व के आचरण का, व्यक्तित्व व आचरण का क्या रहता है, छाप रहती है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका प्रेमचंद किसके कलाकार थे। प्रेमचंद जो थे यह किसके कलाकार थे, तो याद रखिएगा यह जो थे प्रेमचंद, यह थे आपका नीति के कलाकार थे, याद रखिएगा। प्रेमचंद नीति के कलाकार थे क्योंकि वे जीवन शिल्पी थे, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो आगे अगर बात की जाए तो कहता है दिए गए 4 विकल्पों में से उन विकल्प का चयन करें जो कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यय करता है। तो कह रहा है मुहावरे क्या है, आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ क्या होगा आप सबको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ हो जाएगा आपको धोखा देना, ठीक है। बोलता है ना आंख में मेरा धूल झोंक रहे हो, या फिर पीठ पीछे छुरा भूकना, ये सभी जो होते हैं यह क्या होते हैं आपका, तो इसको धोखा देना कहते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उन विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कुछ कर जाना, देवता कुछ कर जाना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, घबरा जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगर बात की जाए थोड़ा सा और हम आपको मुहावरा बता देते हैं, कहेगा आपसे मानकर चलो कान भरना, इसका मतलब क्या होगा, चुगली करना। कहेगा आपसे गुड़ देकर मारना, तो मतलब क्या करना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। या आपसे कह देगा कि गुड़ गोबर करना, तो मतलब करना क्या इसका होगा, तो इसका मजा किरकिरा कर देना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी कथन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयोग कौन सा होगा। इस गद्यांश को आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, इसको भरिएगा आप लोग, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, भरते चलिएगा। हम फटाफट इसका आंसर बताते चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो याद रखेंगे स्वार्थबद्ध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको यह बात याद रखना चाहिए। सबसे पहले यह नंबर 1 में यहाँ पे यह भराएगा, ठीक है, यहाँ पे जो डैश है। उसके बाद कहता है गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयोग कौन सा होगा। तो याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट अगर होगा तो कौन होगा, तो अभिमान होगा, याद रखिएगा। सेकेंड में अब लोग अभिमान भरिएगा। अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो याद रखिएगा इसका आपका होगा धारण हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसका आपका क्या हो जाएगा,
तो इसका आपका हो जाएगा, याद रखिएगा इसका धारण हो, एक सेकेंड, हाँ इसका धारण हो जाएगा, राइट आंसर धारण ही होगा बिल्कुल 100%। और अगर 99 नंबर की बात की जाए तो इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हृदय हो जाएगा। और आपका जो अंतिम सोमा है इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी आपका मलिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का होता है समाप्त। ठीक है, अब हम लोग इंग्लिश पे फटाफट चलते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश के प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आपका आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्नों पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सबसे पहला जो प्रश्न है, पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। साथियों इस यहाँ पे पिंटू जो है वह क्या कह रहा है, तो पिंटू जो है यह रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, किसको करना, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, तो मदद करना, फैरेज करना, याद रखिएगा। ठीक है, रिड्यूस जो है यह वर्ब है। ठीक है, रिड्यूस क्या है, वर्ब है, याद रखिएगा। जिसका अगर बात की जाए तो कम करना, घटना हो गया रिड्यूस का मतलब, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कट डाउन हो जाएगा। कट डाउन हो जाएगा, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है कटौती करना, कम करना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, द एंगल आर इक्वल कंस्टेंट द साइड आर, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल। बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, क्या पूछ रहा है, एनाटॉमी पूछ रहा है। ठीक है, एनाटॉमी पूछ रहा है, याद रखिएगा किसका, रेबेलियन का। रेबेलियन का एनाटॉमी पूछ रहा है। रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, याद रखिएगा। ठीक है, और रेबेलियन जो है यह एक क्या है, तो नाउन है, यह भी याद रखेगा। इसका आपसे पूछ रहा है एनाटॉमी, तो याद रखिएगा एनाटॉमी कौन हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, आइडियम पूछ रहा है ऑल आइज का। ऑल आइज का आइडियम क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका वाचिंग। वाचिंग ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाचिंग एजर्ली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोचेड साइनोमिन। ठीक है, यहाँ पे आपका साइनोमिन पूछ रहा है किसका, कन्फ्यूजन का। कन्फ्यूजन का साइनोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉमोशन। ठीक है, कॉमोशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमोशन का मतलब क्या होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कॉमोशन का होता है हंगामा करना या फिर हलचल करना। ठीक है, और अगर कन्फ्यूजन का अगर मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब होता है उलझन। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो कहता है तुम स्कूल कब जाते हो। तुम स्कूल कब जाते हो, इसका आपको हिंदी है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह 2 दिनों से बीमार है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days। ठीक है, उसके बाद फटाफट आगे चलते हैं, आज बहुत ठंड है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अगर ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट क्या है, कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राम वाज प्रेस्ड फॉर हिज डैश लीडरशिप, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भी आपसे एनाटॉमी पूछ रहा है किसका, तो हॉस्पिटैलिटी का। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का एनाटॉमी पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोल्डनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ कह रहा है आपका, क्या पूछ रहा है आपसे कि आइडियम्स पूछ रहा है किसका, तो लाइक ए केक वॉल। लाइक ए केक वॉल का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इजी टॉक। ठीक है, सॉरी इजी टास्क हो जाएगा। ठीक है, इजी टास्क हो जाएगा, मतलब याद रखिएगा, या इसका मतलब हो जाएगा क्या, लाइक ए केक वॉल का मतलब हो जाएगा काफ़ी आसान। ठीक है, इजी टास्क हो जाएगा। टास्क का मतलब क्या होता है, चैलेंज। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को याद रखिएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू और प्लांट दैट
दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? ग्राफ्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बात की जाए इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है खाने का शौकीन, या फिर आपसे पूछा जाए ग्रैंड का मतलब, ग्रैंटिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रेटिस का मतलब हो जाएगा आपका बी। इसका ग्रेटिस ध्यान दीजिएगा, ग्रेटिस का मतलब होगा बिना पैसे के ही किया गया निःशुल्क, या इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, तो ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग को भी याद रखिएगा। पूछ रहा है यहाँ पे आपको कि ही सेड डैट सम टाइम माइट बी मिसिंग इन देयर, ठीक है। तो इसका जो है यह आपसे करेक्ट क्या कर रहा है, करेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, तो यहीं पे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो डायरेक्ट है यह क्या है आपसे कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड सम टाइम समथिंग मे बी मिसिंग इन हेयर। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए तो इसका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड जो है यह सही किसका होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पेड़ सीनिंग, ठीक है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्लिप्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए grammatical error he used to reply that the only place for which he went was the टाउन लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी, फॉर विच ही वेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आइडियम्स पूछ रहा है आपका किसका, फ्लाई इनटू ए पैशन। फ्लाई इनटू ए पैशन का आइडियम्स क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा टू बिकम एंग्री सडनली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखिएगा प्लेस के लिए विच, एक सेकेंड, इसके बारे में अगर बात की जाए, हाँ इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा फ्लाई इनटू ए पैशन जो है इसका मतलब अगर आप जानना चाहें तो याद रखिएगा इसका मतलब हो जाएगा आपका अकस्मात आग बबूला होना। क्या होना, मतलब आग बबूला होना, इसका गुस्सा आना इसका मतलब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कहता है रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर द, याद रखिएगा इसका राइट आंसर याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा RPQS। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ए पर्सन इन लव विथ हिमसेल्फ, ए पर्सन विथ लव इन विथ हिमसेल्फ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, नैरसिटिस्ट का मतलब हो जाएगा अपने आप से प्यार करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा, इसको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका क्या कहता है, इसका कह रहा है एरर पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, इसको याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सही एरर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका सही एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, इट डोंट मैटर टू देम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके बारे में तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए इट डोंट के बदले इट डज नॉट लिखना चाहिए था, लेकिन यह क्या है आपका गलत है, ठीक है। यहाँ पे एरर पूछा जा रहा है, तो इस प्रकार से आप लोग एरर को पकड़िएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है आपका ए स्केल्टन इन द कप बोर्ड, ए स्केल्टन इन द कप बोर्ड जो है यह आपसे याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन, याद रखेंगे, एन इम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सेक्रेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका पैसेज है, तो इस पैसेज को आप लोग PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आप बनाइएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं। कह रहा है एंटीबायोटिक आर कॉल्ड ओवरटेक मिर्च बिकॉज भी, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दे आर ओवर यूज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, वी कैन नॉट थिंक ऑफ आर रिटर्न पिन
पिन बायोटेक डे मीन्स इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है द पैसेज टेल्स यूज डैट, द पैसेज टेल्स यूज डैट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक आर यूज क्या हो जाएगा इंडस्ट्रिक्यूमिनेटली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पैसेज एबायोटिक के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि अंधाधुंध प्रयोग इसका मतलब होता है। और इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में अगर बात की जाए इसका मीनिंग क्या होता है तो याद रखेंगे स्ट्रिक्मेनेशन का यूज के बारे में होता है बताते रहना। ठीक है, क्या होता है, बताते रहना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पैसेज डिस्कस द यूज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैसेज में एंटीबायोटिक के प्रयोग पर चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपका अंतिम जो प्रश्न है वह आपका है द डे इज नॉट अनकॉमन टू प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक मीन्स, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके बारे में तो याद रखिएगा सही उत्तर आपका विकल्प बी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नॉट अनकॉमन इसका क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।